हेलो। पौधों में कायिक प्रवर्धन के बारे में हम पढ़े थे उस दिन, फिर से हम रिपीट करते हैं। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक या वर्दी भाग, जिसे जड़, तना, पत्ती, उससे बिलग, जिसको अलग, बिलग या अलग और परिवर्धित होकर के नए पौधे का निर्माण करते हैं। यहाँ देख रहे हैं आलू का पौधा, कोई भी पार्ट को है जो कि अलग करके है जो कि हम नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। जैसे आलू है, आलू के टुकड़ा टुकड़ा करके उसको अगर आप मिट्टी में गाड़ भी देते हो तो जा करके वो नया पौधा डेवलप करेगा। इसके द्वारा बनने वाले पौधे अपने जनक के अनुरूप होते हैं। जैसे अगर लाल आलू अगर बोओगे तो लाल आलू ही होगा। सफ़ेद आलू, जैसे आलू भी दो टाइप के आप देखे होंगे, एक लाल होता है, एक उजला होता है। तो उजला आलू बोओगे तो उजला आलू होगा, लाल आलू बोओगे तो लाल आलू होगा। और इसके बाद एवं जनक से विलग होने के बाद अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम कर जीवन यापन करते हैं। जंतुओं के विपरीत एकल पौधों में जनन की यह सबसे सरल विधि। यह इस तरह का कायिक प्रवर्धन ऑर्किड, अंगूर, गुलाब, सजावटी पौधे ये सब में होता है। तो कायिक प्रवर्धन का परिभाषा याद रखना, इसका उदाहरण समझ गए ना। क्वेश्चन है हमारा कायिक प्रवर्धन क्या है, उसका कायिक प्रवर्धन है उसका उदाहरण है जो कि उस दिन बता दिए थे। उत्तक संवर्धन के बारे में समझाए थे। उत्तक संवर्धन को समझो, बता नहीं थे, बताना है। उत्तक संवर्धन क्या होता है इसको समझते हैं। करा इस प्रकार के कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में स्वस्थ वांछित पौधों में से उत्तक का एक छोटा टुकड़ा काट लिया जाता है। जिससे कोई स्वस्थ पौधा है ना, जैसे ये पौधा है, इसमें बहुत सारा डाल निकला हुआ है, कोई भाग को काट लिए और इसे किसी बर्तन में रखे पोषक पदार्थ के घोल में रखा जाता है। अब इसको कोई बर्तन है ना, उसमें पोषक पदार्थ में क्या क्या आता है, मिट्टी आता है, उर्वरक आता है, उसमें रख करके है जो कि उसको रख देते हैं। उपयुक्त तापमान, आर्द्रता एवं अन्य अनुकूल स्थितियों में उत्तक का यह टुकड़ा एक असंगठित पिंड बन जाता है। तापमान, आर्द्रता और अनुकूल स्थितियों में उत्तक का यह टुकड़ा एक असंगठित पिंड बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। इस कैलस का इस्तेमाल भावी विभाजन हेतु किया जाता है। कैलस के एक छोटे भाग को पृथक कर अन्य हार्मोन युक्त माध्यम में रखा जाता है, जहाँ यह विकसित और विभेदित होकर के पादपक बनाते हैं। जैसे नर्सरी में गए होंगे तो नर्सरी में जो जहाँ पर पेड़ पौधा मिलता है उसको नर्सरी कहते हैं। तो आप वहाँ से फूल पौधा लाने के लिए जाते हो तो आप देखोगे कि बहुत सारा पौधा रहता है। तो उसको क्या किया जाता है, उत्तक संवर्धन विधि द्वारा ही तैयार किया जाता है। वो क्या करेगा, जैसे गुलाब का पौधा है ना, तो गुलाब के पौधा के डाल को काट लिया और काट करके उसको है जो कि क्या बोलता है, दवा उबा लगा करके मिट्टी में दवा डाल करके उसको डेवलप करता है, जिसके कारण वो छोटा सा ही पौधा रहता है और वो फूल देने लगता है। समझ गए ना। देखते हैं कि छोटा सा पौधा फूल है लगा हुआ, पीला गुलाब लाने के लिए जाते हो, लाल गुलाब हो गया, या गेंदा का फूल लाने के लिए जाते हो तो आप देखोगे कि उसमें फरा हुआ है, छोटा सा ही पौधा है, और फिर उसको ले आते हो। इन पादपों को ज़मीन में या गमले में प्रत्यारोपित कर यहाँ ये विकसित होकर के स्वतंत्र वयस्क पौधे बनाते हैं। इसको है जो कि ज़मीन या गमला में प्रत्यारोपित कर देते हैं और जहाँ ये विकसित होकर के स्वतंत्र वयस्क पौधे बन जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। जो अपने जनक पौधों के ही समान होते हैं, क्या होते हैं, समान होते हैं। जो जैसा पौधा, जैसे गुलाब का पौधा, अगर लाल गुलाब का पौधा बोओगे तो लाल गुलाब ही आएगा। आप पीला गुलाब लगाओगे तो पीला गुलाब ही आएगा, जिसका डांठ लगाओगे। और इस तरह के उत्तक संवर्धन कायिक जनन का एक आधुनिक तरीका है। इस विधि से अनेक पौधे जैसे गुलदाउदी, शतावरी, ऑर्किड हो गया आदि में नए पौधे पैदा किए जाते हैं। इस विधि की तैयार करने के लिए पौधों में एक पूर्वजनक या क्लोन कहते हैं, इससे वांछित गुणों का ह्रास नहीं होता। तो ये हम उत्तक संवर्धन समझ में आ गया। उत्तक संवर्धन के बारे में पूरा क्लियर। तो इसमें लिखोगे क्या उत्तक संवर्धन में, उत्तक संवर्धन में लिखोगे कि जब उत्तक संवर्धन में लिखोगे कि स्वच्छ पौधे के कोई वांछित भाग के टुकड़ा को काट लिया जाता है और उसे किसी बर्तन में रखे पोषक पदार्थ में है जो कि एक के घोल में रख करके उपयुक्त तापमान, आर्द्रता की प्राप्ति कर वह एक पिंड का निर्माण करता है, जिसको कैलस कहते हैं। और फिर वो है जो कि धीरे धीरे वो विकसित होकर के पौधा का निर्माण करता है। इसी को हम उत्तक संवर्धन कहते हैं। इसके द्वारा हम गुलदाउदी हो गया, शतावरी हो गया, ऑर्किड हो गया, तो उत्तक संवर्धन क्लियर हो गया। उत्तक संवर्धन क्वेश्चन है, उत्तक संवर्धन, आप उत्तक संवर्धन याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे हमारा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के बारे में जानिए। जनन की वह विधि जिसमें दो भिन्न लिंग अर्थात नर और मादा भाग लेते हैं, लैंगिक जनन कहलाते हैं। जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा, अलैंगिक जनन में हम लोग पढ़े थे कि जिसमें केवल एक ही युग्मक भाग लेते थे। इसमें नर और मादा दोनों रहता है। समझ में आ गया ना।
उसको हम है जो कि क्या बोलता है, लैंगिक जनन कहते हैं। तो लैंगिक जनन का परिभाषा क्लियर हो गया। नर और मादा जनकों द्वारा अलग अलग प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। नर और मादा जो जनक होते हैं उससे अलग अलग युग्मकों का निर्माण होता है, जो एक कोशिकीय संरचना होती है। इसका जो युग्मक होता है वो एक कोशिकीय होता है। नर युग्मक आकार में अपेक्षाकृत छोटा और सचर होता है, जबकि मादा युग्मक आकार में बड़ा और अचर होता है। नर युग्मक को शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा नर युग्मक को क्या कहा जाता है, तो नर युग्मक को शुक्राणु या स्पर्म कहा जाता है। मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है। क्लियर है। और लैंगिक जनन में दो मुख्य क्रिया होती है। पहले युग्मकों का निर्माण होता है, पहले युग्मकों का निर्माण होगा। जब लैंगिक जनन होगा ना तो युग्मक का निर्माण, मतलब लड़का में शुक्राणु का निर्माण हुआ, लड़की में अंडाणु का निर्माण हुआ, और फिर है कि दूसरी युग्मकों का संयुग्मन या संगलन, फिर दोनों युग्मक का मिलन, मतलब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होगा। नर युग्मक और मादा युग्मक मतलब शुक्राणु और अंडाणु के संगलन को निषेचन कहते हैं। तो निषेचन का परिभाषा भी क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे निषेचन का परिभाषा क्लियर हो गया, उत्तक संवर्धन क्लियर हो गया, लैंगिक जनन बता दिए। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं, मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। निषेचन, नर युग्मक मादा युग्मक मिलते हैं तो निषेचन बनते हैं। समझ गए ना। शुक्राणु और अंडाणु मिलेगा तो निषेचन का निर्माण होगा, और निषेचन के फलस्वरूप सर्वप्रथम एक कोशिकीय युग्मनज या जाइगोट बनता है। जैसे निषेचन होता है ना, नर युग्मक मादा युग्मक मिलता है तो वहाँ पर जो बनता है उसको हम युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। अंग्रेजी में इसको जाइगोट कहा जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। युग्मनज है जो कि युग्मनज आप याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है। सवाल पूछेगा निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, तो युग्मनज का। निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, युग्मनज का। याद रखना है। यदि युग्मनज विकसित और विभाजित होकर के, यही युग्मनज जो होता है ना, विकसित और विभाजित होकर के एवं विभेदित होकर बहुकोशिकीय वयस्क जीव में परिवर्तित हो जाता है, जो स्वतंत्र जीवन यापन करता है। उच्च कोटि के जो बहुकोशिकीय पादप होते हैं, बहुकोशिकीय उच्च कोटि के पेड़ पौधा में भी ऐसा होता है। जंतुओं में सामान्यतः लैंगिक जनन ही होता है। इसी यहाँ देखो, सबसे पहले ये फिगर से समझो। एक जीव है, वो बच्चा को पैदा किया, ठीक है ना। फिर वो बच्चा जो पैदा हुआ उसको भी जीव कहते हैं, और वो बड़ा होकर के पुनः पैदा करता है, इसके भी पास भी क्षमता हो जाता है कि बच्चा को पैदा कर सकता है। तो फिर यह है जो कि क्रिया लगातार चलते रहता है। यहाँ देखो, नर जनक जिसको शुक्राणु कहते हैं, मादा जनक जिसको अंडाणु कहते हैं। ये शुक्राणु है ना, अंडाणु। अब ये दोनों आकर के मिला, इस क्रिया निषेचन कहलाती है। मिलने के बाद फलस्वरूप क्या बनता है, युग्मनज। अब फिर यही युग्मनज विकास करके पेट में गर्भ, यही युग्मनज जो होता है गर्भ में जाकर के बच्चा बनता है। फिर वो बच्चा जन्म ले करके फिर वही है जो कि लड़का या लड़की के रूप में है जो कि जन्म लेता है। एक कोशिकीय निम्न श्रेणी के जीवों जैसे पैरामीशियम शैवाल आदि में भी पाया जाता है। करा कुछ एक कोशिकीय में भी लैंगिक जनन पाया जाता है। लिंग के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, दो वर्गों में, एक लिंगी और द्विलिंगी। याद रखना, लिंग के आधार पर जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है, दो भाग में। लिंग के आधार पर जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, दो वर्गों में। लिंग के आधार पर जीवों को दो वर्गों में बांटा गया है, एक लिंगी और द्विलिंगी। याद हो गया, एक लिंगी और द्विलिंगी याद हुआ ना। अब एक लिंगी जीव के बारे में जानिए। पहले इसका एक लिंगी के बारे में समझो। एक लिंगी मतलब होता है एक लिंग, या तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें या तो पुरुष वाला लिंग होगा या तो स्त्री वाला लिंग होगा, उसको एक लिंगी कहते हैं। मतलब एक शरीर में एक ही लिंग हो, उसको क्या कहते हैं, एक लिंगी। और द्विलिंगी मतलब एक शरीर में दो लिंग हो, मतलब वो लड़का और लड़की दोनों वाला है, जो कि दोनों का लिंग हो। समझ गए ना, स्त्री नर और मादा दोनों का लिंग हो। फिर से समझो, देखो, एक लिंगी जीव वे है जिसमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों और व्यष्टि में पाए जाते हैं। मतलब नर में केवल नर और मादा में केवल मादा। समझ गए ना। उन्हें नर जीव कहते हैं। सिर्फ अंडाणु, जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उसे नर जीव कहते हैं, जो अंडाणु उत्पन्न करते हैं उसको मादा जीव कहते हैं। अधिकांश जीवों में नर और मादा लिंग अलग अलग व्यष्टियों में, अधिकांशतः यही होता है एवं सुस्पष्ट होते हैं। जैसे पपीता, तरबूज, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है। मनुष्य के बारे में तो जानते हो कि मनुष्य एक लिंगी है,
मनुष्य में या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा। इसके अलावा याद रखना पपीता, पपीता भी एक लिंगी है। जैसे स्त्री पुरुष होता है ना, वैसे पपीता में भी स्त्री पुरुष होता है। तरबूज भी एक लिंगी है। घोड़ा के बारे में जानबे करते हो, जानवर, बंदर, मोर, कबूतर, मछली, मेढक, ये सभी एक लिंगी है। समझ गए ना, मतलब ये सभी लड़का अलग होता है, लड़की अलग होता है। क्लियर है। कुछ जीवों जैसे सरसों, गुड़हल, गुड़हल को हम गुल्लर कहते हैं, केचुआ, कृमि, हाइड्रा आदि अधिकांश पादपों में भी नर और मादा लिंग एक ही व्यष्टि में मौजूद होते हैं। तो एक लिंगी समझ में आ गया। एक लिंगी मतलब क्लियर हो गया ना, एक लिंगी क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कुछ जीव जैसे सरसों, गुड़हल, केचुआ, कृमि, हाइड्रा, इनमें अधिकांश पादपों सामान्यतः नर और मादा लिंग एक ही व्यष्टि में मौजूद होता है। मतलब इसमें केचुआ में जो होता है एक ही शरीर में नर भी रहता है, मादा भी रहता है। सरसों में एक ही शरीर में नर और मादा दोनों रहता है। कृमि, हाइड्रा, ये सभी, तो ऐसे जीव को द्विलिंगी कहते हैं। द्विलिंगी या उभयलिंगी, समझ गए ना, या बाइसेक्सुअल अंग्रेजी में कहा जाता है। तो द्विलिंगी समझ में आ गया, एक लिंगी समझ में आ गया। मतलब जिसमें है जो कि एक शरीर में एक ही लिंग मौजूद हो उसको एक लिंगी कहते हैं। द्विलिंगी मतलब एक शरीर में दो लिंग मौजूद हो उसको द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। तो एक लिंगी याद रखना है। एक लिंगी का सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि उसका उदाहरण एक लिंगी, एक लिंगी एवं उदाहरण। एक लिंगी मनुष्य एक लिंगी है, समझ गए ना। मनुष्य के बारे में पूछेगा, कुत्ता, बिलाई, छछूंदर, चूहा, हाथी, घोड़ा, ये सभी एक लिंगी है। मछली, मेढक, कबूतर, मोर, ये सभी एक लिंगी है। पपीता और तरबूज, ये याद रखना, क्योंकि पपीता तरबूज के बारे में लोग नहीं जानते हैं, तो इसको याद रखना। द्विलिंगी एक ही शरीर में है जो कि स्त्री और पुरुष दोनों दो लिंग हो। जैसे हो गया सरसों, गुलहर, केचुआ, ये द्विलिंगी है, याद रखना। द्विलिंगी और उसके उदाहरण। द्विलिंगी एवं उदाहरण। द्विलिंगी मतलब इसके एक ही शरीर में स्त्री और पुरुष दोनों रहेगा, समझ गए। इसका उदाहरण है जो कि एकदम इम्पोर्टेंट है। सवाल पूछता है सरसों क्या है, एक लिंगी है कि द्विलिंगी, तो द्विलिंगी। या द्विलिंगी को ही उभयलिंगी कहते हैं। गुल्लर क्या है, उभयलिंगी, द्विलिंगी। केचुआ द्विलिंगी, कृमि द्विलिंगी, हाइड्रा द्विलिंगी, समझ गए ना। अब आगे देखो, लैंगिक जनन की सार्थकता। युग्मकों के बनने से पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है। युग्मक के बनता है ना, जब वो निषेचन होता है तो युग्मक बनता है ना, उसके पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे उसमें गुणसूत्रों की संख्या जीवों के मूल शरीर में पाए जाने वाले। और अर्धसूत्री विभाजन मतलब आधा आधा विभाजन, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जीवों के मूल शरीर में पाई जाने वाली संख्या के ठीक आधी होती है। देखो हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, तो 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है ना। 23 जोड़ा मतलब 46 गो। तो कह रहा है गुणसूत्रों की संख्या जीवों के मूल शरीर में पाई जाने वाली संख्या की ठीक आधी होती है। जब दोनों युग्मकों के बीच संयुग्मन होता है तो पुनः गुणसूत्र की संख्या मूल शरीर में पाए जाने वाली संख्या के बराबर हो जाता है। देखो जब युग्मक का निर्माण होता है ना, तो जब आप स्त्री और पुरुष आपस में संबंध बनाते हैं, तो जो पुरुष का जो 23 क्रोमोसोम है ना, हमारे शरीर में 23 क्रोमोसोम जो है संबंध बनाने पर ऐसा नहीं कि घट जाता है। 46 को क्रोमोसोम है ना, 23 जोड़ा क्रोमोसोम है, तो 46 को के 46 को रहेगा। कितना भी संबंध बनाएंगे, कितने भी बच्चे पैदा होंगे तो भी 46 ही रहेगा, समझ गए ना। लेकिन क्या होता है, जब हम संबंध बनाते हैं, स्त्री पुरुष आपस में जब संबंध बनाते हैं, तो 23 गो क्रोमोसोम है जो कि आधा क्रोमोसोम है जो कि पुरुष के तरफ से निर्माण होता है और आधा क्रोमोसोम है जो कि महिला के तरफ से निर्माण होता है। तो 23 46 गो हो गया। और उसके बाद जब निषेचन होता है तो युग्मनज में अब वो जो बच्चे हैं उसमें भी 46 गो गुणसूत्र हो जाते हैं। पुनः गुणसूत्र की संख्या मूल शरीर की संख्या के बराबर हो जाती है। और इस प्रकार जीव अपनी शरीर में गुणसूत्र की संख्या को स्थिर बनाए रखते हैं और इसी के कारण गुणसूत्र की संख्या को स्थिर बनाए रखते हैं। अगर ऐसा ना हो तो प्रत्येक अगली पीढ़ी में डीएनए की मात्रा पिछली पीढ़ी से दोगुना होते जाएगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो डीएनए की मात्रा बढ़ते ना चल जाएगा, फिर ऐसा समय आएगा कि पूरा डीएनए ही भर जाएगा, धरती पर केवल डीएनए ही मिलेगा, जीवों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जीवों की हर जाति में गुणसूत्र की संख्या जो होती है अलग अलग एवं स्थिर होती है। जीवों की हर जाति में, जैसे मनुष्य है ना, तो मनुष्य में स्त्री पुरुष जो भी आता है सभी में 23 जोड़ा मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन अलग जीव हो गया, जैसे कुत्ता भी जीव है, तो इसमें गुणसूत्र है जो कि उसकी संख्या अलग होगा। आप 9 क्लास में पढ़े होगे तो सब जीव में अलग अलग गुणसूत्र बताए होंगे। और बिल्ली तो उसमें गुणसूत्र अलग होगा, गुणसूत्र की संख्या अलग होगा। चूहा का में भी गुणसूत्र की संख्या अलग होगा। क्लियर है।
जैसा कि आप शुरू में पढ़ चुके हैं, डीएनए की प्रतिकृति बनने के दौरान कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। हर एक डीएनए प्रतिकृति, जब डीएनए की प्रतिकृति बनती है ना तो कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। मतलब डीएनए की प्रतिकृति मतलब समझो फोटोकॉपी बनती है तो कुछ विभिन्नता उत्पन्न होती है, मतलब कुछ बदलाव आता है। हर एक डीएनए प्रतिकृति अपने में नई विभिन्नता के साथ साथ पहले की पीढ़ियों की विभिन्नताओं को भी संग्रहित करती है। चूँकि लैंगिक जन्म में 2 जीव भाग लेते हैं, लैंगिक जन्म में क्या जीव भाग लेते हैं? 2 जीव, जानते ही हो। और अतः इससे बनने वाले जीवों में 2 भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए समाहित होते हैं। जब भी लैंगिक जन्म में 2 भिन्न लिंग भाग लेंगे कि नहीं लेंगे, तो उसमें 2 प्रकार के डीएनए मिलेंगे कि नहीं। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो जरूरी थोड़े है कि पिताजी से ही खाली उसका कुछ गुण पिताजी वाला भी मिलता है, कोई पार्ट पिताजी का, कोई पार्ट माताजी का मिलता है। जैसे आँख मान लो माताजी का हो गया, चेहरा हो गया पिताजी का, या बाल हो गया माताजी का। इस टाइप से है जो कि बहुत सारा चीज़ मिलता है। अतः इससे बनने वाले जीवों में 2 विभिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए समाहित रहते हैं। इसके फलस्वरूप 2 जीवों से प्राप्त डीएनए ही की विभिन्नताओं के संयोजन से नए संयोजन पैदा होते हैं। इससे धीरे धीरे जीवों की नई स्पीसीज की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक स्पीसीज की समष्टि से उत्पन्न होने वाली विभिन्नता उस स्पीसीज के अस्तित्व को कायम रखने में सहायक होते हैं। और इस प्रकार लैंगिक जनन से जीव अपने ही जो कि जीवों में विविधता पैदा होती है और जैव विकास के लिए भी आवश्यक है। तो मतलब कहने का मतलब जब लैंगिक जनन होता है ना तो कुछ ना कुछ चेंजिंग होते रहता है, और चेंजिंग होते होते एक नया प्रजाति का जन्म हुआ है। अगर मान लो किसी के है जो कि किसी के परदादा काले थे, तो दादा है जो कि कुछ है जो कि उससे दादा जरूरी थोड़े हैं कि दादा भी काले होंगे। दादा में कुछ है जो कि सुंदरता आया होगा, कुछ गोरा हुए होंगे, पिताजी और कुछ गोरा हुए होंगे, उनसे आप हो गए, कोई भी बच्चा हो गया तो उनसे है जो कि वो गोरा हो गया। और एक ऐसा समय आया कि वो काला है जो कि उसका खानदान में जो काला थे परदादा, उसका है जो कि नामो निशान मिट जाता है और वो एक गोरा का खानदान बन जाता है। समझ गए ना। ऐसे ही किसी के पिताजी अगर मान लो किसी के परबाबा लंबा है, समझ गए ना, अगर उनके है जो कि क्या बोलता है परबाबा से जन्म लिए बाबा, तो उनका अगर कुछ हाइट कम है, ऐसे ही बार बार हाइट कमते जा रहा है, तो एक ऐसा समय आएगा कि नए पीढ़ी में है जो कि और हाइट छोटा होगा, या आपका हाइट किसी का हाइट छोटा है, फिर नया पीढ़ी का जन्म हुआ, उसका हाइट बढ़ गया। तो नए जीवों में विविधता मतलब वही हुआ बदलाव। अब पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, अब जानते हैं कि भाई जो पुष्प वाला जो पौधा होता है उसमें भी लैंगिक जनन होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो हम लोग एक लिंगी द्विलिंगी समझ गए, लैंगिक जनन की सार्थकता मतलब असलियत उसका जाने। अब हम जानते हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में समझते हैं कि पुष्प वाला जो पौधा होता है उसमें भी लैंगिक जनन होता है। समझते हैं लैंगिक जनन के लिए पुष्पी पौधों में फूल या पुष्प ही वास्तविक जनन भाग है। मतलब लैंगिक जनन के लिए पुष्पी पौधों में जनन भाग जो होता है पुष्प या फूल ही होता है। समझ गए ना। जैसे स्त्री पुरुष में है जो कि जनन भाग अलग अलग होता है, सबका अलग अलग नाम होता है, लेकिन पेड़ पौधा में जो जनन भाग है उसका नाम है फूल या पुष्प। क्लियर है। क्योंकि इसमें जनन अंग उपस्थित होते हैं जो जनन क्रिया के लिए आवश्यक है। अतः पादप जनन अंगों के जानने के लिए एक समन्वय पुष्प की रचना का अध्ययन जरूरी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो हम है जो कि जानेंगे पुष्प और उसके जनन भाग के बारे में। तो सामान्यतः एक फूल एक डंठल के द्वारा तने से जुड़ा रहता है। कह रहा पुष्प जो होता है उसके जनन भाग एवं उसके जनन भाग, पुष्प कोई पुष्प हो गया और उसके जनन भाग जो होते हैं एक डंठल के द्वारा तने से जुड़े होते हैं। आप देखोगे कि जैसे ये फूल है ना, यहाँ पर मान लो ये फूल है, तो यहाँ पे फूल जो स्थित है ये डंठल पर स्थित होता है। क्लियर। एक डंठल के द्वारा पुष्प या उसके जनन भाग जो होते हैं एक डंठल के द्वारा तने से क्या होते हैं जुड़े होते हैं, तने से जुड़े होते हैं, जिसे वृंत या पेडिसेल कहते हैं। वृंत अंग्रेजी में है, समझ गए ना, वृंत कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं वृंत कहते हैं। समझ में आ गया। पुष्प जो होता है, पुष्प और उसके जनन भाग जो होते हैं एक डंठल से जुड़े होते हैं, एक डंठल के द्वारा तने से जुड़े होते हैं, तने से जुड़े होते हैं, जिसे क्या कहते हैं वृंत कहते हैं। वृंत के सिरे पर स्थित फूला हुआ भाग चपटा हुआ जिसे पुष्पासन कहते हैं। यहाँ पर देखो फूल का फिगर होगा, फूल के फिगर से ये देखो ये वृंत हो गया ना, होगा। इसके ऊपर जो फूला हुआ भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं पुष्पासन, इसको क्या कहते हैं पुष्पासन। क्लियर है। तो वृंत के ऊपर जो फूला हुआ भाग होता है उसको पुष्पासन कहते हैं, उसको पुष्पासन कहते हैं। अब पुष्प के विभिन्न पुष्पीय भाग पुष्पासन के ऊपर एक निश्चित प्रकार के चक्र में व्यवस्थित होते हैं। जो पुष्प के विभिन्न जो पुष्पीय भाग है ना वो है जो कि एक निश्चित प्रकार के चक्र में व्यवस्थित रहते हैं, उसके ऊपर स्थित होता है। मतलब पुष्पासन के ऊपर है जो कि पुष्प के बहुत सारे है जो कि भाग है जो कि स्थित होता है। यहाँ देखो ये पुष्पासन हो गया ना, पुष्पासन के ऊपर बहुत सारा पार्ट है जो कि ये सब का अलग अलग नाम है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो पुष्प जो होता है, पुष्प और उसके जनन भाग जो होता है एक वृंत
एक डंठल के द्वारा है जो कि जुड़े होते हैं, समझ गए ना, जिसको क्या कहते हैं, वृंत कहते हैं। इसके ऊपर पुष्पासन होता है, जिस पर है जो कि पुष्प के बहुत सारे पार्ट है जो कि स्थित होते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो कौन कौन पार्ट होते हैं। एक बाह्य दलपुंज होता है, दलपुंज होता है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, याद हो गया। ऊपर जो भाग होते हैं बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायंग, याद हुआ। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग, याद हो गया ना। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग। अब देखो बाहरी दो चक्रों यानी बाह्य दलपुंज और दलपुंज सहायक अंग कहलाते हैं। ये बाह्य दलपुंज और दलपुंज है ना, इसको सहायक अंग कहते हैं। क्लियर है? इसको क्या कहते हैं, सहायक अंग। ये बाहरी भाग होते हैं, बाहर से दिखते हैं। मतलब पुष्प का जो भी भाग दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है आपको, जो दिख रहा है, इसमें ये बाह्य दलपुंज और दलपुंज है। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, बाह्य दलपुंज हो गया और ये सब दलपुंज हो गया, समझ गए ना। तो जो दिख रहा है, जो इसको सहायक अंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सहायक अंग। और जो भीतरी दो भाग पुमंग और जायंग, भीतरी दो भाग जो पुमंग और जायंग जो होता है, भीतरी दो भाग पुमंग और जायंग को क्या कहते हैं, आवश्यक अंग कहते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आ गया ना। तो पुष्प के बारे में यहाँ तक के फिर से रिपीट करते हैं। पुष्प और उसके जनन भाग जो होते हैं, पुष्प एक डंठल के द्वारा तने से जुड़े होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वृंत कहते हैं। समझ गए ना। इसके ऊपर पुष्पासन फूला हुआ चपटा हुआ भाग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पुष्पासन। उस पर पुष्प के बहुत सारे भाग स्थित होते हैं, जिसमें बाह्य दलपुंज होता है, दलपुंज होता है, पुमंग होता है, जायंग होता है। बाह्य दलपुंज और दलपुंज को सहायक अंग कहते हैं, समझ गए ना, जो बाहर से दिख रहा है। और पुमंग और जायंग को हम आवश्यक अंग कहते हैं। सहायक अंग फूल को आकर्षक प्रदान करते हैं। अभी बाहर से दिख रहा है तो आदमी, आप फूल अगर देखोगे तो आपको फूल अगर अच्छा लग रहा है तो बाहर वाला चीज़ को देख करके ना आप कर रहे हो कि ये फूल है जो कि कितना अच्छा है। तो इसका मतलब वो जो आप देख रहे हो वो बाह्य दलपुंज और दलपुंज है, क्या कर रहा है, सहायक अंग। मतलब जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो है ना, फूलों को आकर्षक बनाते हैं, मतलब सुंदरता लाते हैं। क्लियर है? और जो हमारा के साथ साथ आवश्यक अंगों की रक्षा करते हैं, और ये आवश्यक अंगों की क्या करते हैं, रक्षा भी करते हैं। समझ गए ना। बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो है ना, यह जो है क्या बोलता है, बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो होता है यह आकर्षक प्रदान करता है, सुंदरता जो भी लाता है यही बाह्य दलपुंज और दलपुंज। और यह आवश्यक अंगों की, ये जो पुमंग और जायंग है ना अंदर, इसकी ये क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। और जब फूल में सिर्फ पुमंग या जायंग रहते हैं तो उसको एकलिंगी कहते हैं। देखो पुमंग और जायंग कराए, या तो अगर फूल में एक फूल है ना, कोई भी फूल है, उसमें अगर या तो पुमंग है या तो जायंग है, समझ गए ना। पुमंग या जायंग में दोनों एक चीज़, या तो पुमंग है तो पुमंग और जायंग है तो जायंग, तो उसको क्या कहेंगे, एकलिंगी। अगर दोनों एक के फूल में उपस्थित रहेगा, पुमंग और जायंग दोनों, तो उसको क्या कहेंगे, उभयलिंगी। तो कहोगे सर ये तो पुरुष और स्त्री वाला हो गया, एकदम हो गया, समझ गए ना। जिसके शरीर में एक ही लिंग हो उसको हम क्या कहेंगे, एकलिंगी। ये जिसके शरीर में या तो पुमंग रहे या तो जायंग रहे तो उसको एकलिंगी पौधा कहेंगे। और जिसके शरीर में दोनों पुमंग और जायंग फूल में रहेगा उसको उभयलिंगी फूल कहेंगे। समझ गए ना। अब पुमंग के बारे में जानते हैं हम लोग, है जो कि बाह्य दलपुंज दलपुंज के बारे में जान के फिगर देख लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल में पूछता है, परीक्षा में पूछता है फूल का फिगर बनाने के लिए ये बोला। और ये कौन सा भाग कहाँ है इसको एकदम सीख जाना है। देखिए पुमंग, पुमंग पुष्प का नर भाग है, यह नर भाग है, मतलब पुरुष वाला भाग है। इसको याद कैसे रखेंगे, प से पुमंग और प से पुरुष। मतलब पुमंग जो है पुरुष का भाग है। जैसे लड़का में शुक्राणु होता है ना, पेड़ पौधा में जो लड़का रहता है उसमें पुमंग होता है। इसमें कई लंबी लंबी रचनाएं निकली रहती है जिन्हें पुंकेसर कहते हैं। इसमें बहुत सारी रचना निकली रहती है जिसको क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। पुष्प का वास्तविक नर भाग पुंकेसर ही है, मतलब वास्तविक नर भाग क्या है, पुंकेसर ही है। मतलब पुमंग में ही क्या रहता है, पुंकेसर। क्लियर है, समझ में आ गया। तो पुमंग जो होता है पुरुष का नर भाग है जिसमें पुंकेसर भी स्थित होता है। समझ गए ना। प्रत्येक पुंकेसर दो मुख्य भाग होते हैं, प्रत्येक पुंकेसर में दो मुख्य भाग होते हैं, तंतु और परागकोश। समझ गए ना। पुंकेसर में दो मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन, तंतु और परागकोश। पुंकेसर में दो भाग कौन कौन होते हैं, तंतु और परागकोश। अब कहोगे सर ये तंतु क्या है, परागकोश क्या है। देखो तंतु जो लचीला, पतला, लंबा और डोरे के समान होता है। आप फिगर में देख रहे हो तंतु लिखा है, समझ गए ना। और परागकोश जो होता है जो तंतु के अग्रभाग में अवस्थित होता है। जब आप किसी फूल को पुंकेसर को स्पर्श करते तो आपके हाथ में पीला पाउडर की तरह लग जाता है। जैसे ये फूल का पौधा देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये उभयलिंगी पौधा लिया है, समझ गए ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पे तंतु लिखा हुआ है कि नहीं। तो पतला, लंबा, लचीला भाग होता है।
और ये जो कह रहा है परागकोश जो होता है, जब आप फूल को छुओगे ना तो पीला पाउडर से जैसे हाथ में लग जाता है, इसको हम परागकोश कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? परागकोश। तो आपको बस याद रखना है पुमंग। पुमंग पुष्प का नरभाग है, इसमें बहुत सारे पुंकेसर रहती है, लंबी लंबी रचनाएं रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? जिसको हम पुंकेसर कहते हैं। और इसमें पुंकेसर में जो होता है दो भाग होता है, तंतु और परागकोश। तंतु जो होता है लंबा और लचीला होता है, पतला। और परागकोश जो होता है वो जिसको जब छूते हैं तो हाथ में पीला पीला पाउडर सा लग जाता है, उसको परागकोश कहते हैं। अब हम जानते हैं जायंग। तो जायंग आप सिंपल से समझ गए कि जायंग महिला वाला भाग होगा, या एक से अधिक